आज की मेरी ये कहानी एक बदनसीब तवायफ की दर्द भरी दास्तान है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अरे, कार्यक्रम शुरू होने वाला होगा और तुम लोग अभी तक आराम से बैठे हो। चलो जल्दी करो। विक्रम की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त अर्जुन, मनोज और राकेश उठ खड़े हुए। मनोज बोला, यार नीलम तो कमाल की है, उसकी अदाएं ही निराली है। जब वो मंच पर आकर अपनी पतली कमर लहराती है तो नज़रें उसी पर टिक जाती हैं, और जब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाती है तो दिल जैसे धड़कना ही भूल जाता है। काश एक रात के लिए उसकी बुकिंग हो जाए, फिर तो मज़ा ही आ जाए। विक्रम बोला, यार चलना भी है या यहीं बैठकर उसकी खूबसूरती के किस्से सुनाते रहोगे? अगले 5 मिनट में वो चारों अर्जुन की कार में सवार होकर शहर के उस बदनाम इलाके की ओर जा रहे थे जहां नीलम बाई का कोठा था। करीब 20 मिनट बाद वे वहां पहुंच चुके थे। नृत्य का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ था। सभी दर्शक नीलम का इंतजार कर रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद पर्दे के पीछे से नीलम बाहर आई। उसने हल्का सा झुककर सभी लोगों का अभिवादन किया और कालीन पर बैठकर अपने घुंघरू बांधने लगी। तबला, हारमोनियम और सारंगी बजाने वाले कलाकार पहले से ही तैयार बैठे थे। जैसे ही नीलम घुंघरू बांधकर खड़ी हुई, सभी साज बजने लगे और उसने नृत्य शुरू कर दिया। वो अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन कर रही थी कि वहाँ मौजूद लोग उसकी हर अदा पर मोहित हो रहे थे और उस पर नोटों की बरसात कर रहे थे। उस दिन नीलम को 102 डिग्री बुखार था, लेकिन वो अपने दर्द और तकलीफ को भुलाकर लोगों का मनोरंजन कर रही थी। वहीं कोठे की बूढ़ी मालकिन उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी और बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। करीब 1 घंटे बाद नीलम पूरी तरह थक चुकी थी। अब उसमें नाचने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। कोठे की मालकिन जानती थी कि नीलम तेज बुखार में है, इसलिए उसने आंखों ही आंखों में उसे जाने का इशारा कर दिया। अगले ही पल नीलम वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। आज भी उसने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। एक आदमी कालीन पर बिखरे हुए नोट समेट रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों का मन अभी भी नहीं भरा था। वे मालकिन से शिकायत कर रहे थे कि नीलम इतनी जल्दी क्यों चली गई। मालकिन ने उन्हें समझाते हुए कहा, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा। उसके तीनों दोस्त भी उठ खड़े हुए, मगर अर्जुन का दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। वो आगे बढ़ा और 5000 रुपये मालकिन की हथेली पर रख कर बोला, मैं नीलम से एक बार मिलना चाहता हूँ। इतनी बड़ी रकम देखकर मालिक का चेहरा खिल उठा। वो मुस्कुराकर बोली, आप कल दोपहर 12 बजे के बाद आ जाइए, मैं आपकी मुलाकात नीलम से करवा दूंगी। ये सुनकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्तों के साथ कोठे से बाहर निकल आया। विक्रम, मनोज और राकेश तीनों हैरान थे कि आखिर अर्जुन को क्या हो गया है। वे रास्ते भर उससे सवाल करते रहे, लेकिन अर्जुन खामोश रहा। उसने तीनों दोस्तों को उनके घर छोड़ा और खुद अपने घर आकर सो गया। अगले दिन दोपहर करीब 12:30 बजे वो नीलम के कोठे पर पहुंच गया। मालकिन उसे नीलम के कमरे में ले गई। वहां नीलम चारपाई पर लेटी हुई थी और तेज बुखार से तप रही थी। अर्जुन को देखते ही वो उठकर बैठ गई। अर्जुन ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? नीलम ने धीमी आवाज में कहा, बहुत तेज बुखार है। किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, बस बुखार की गोलियां खा रही हूँ, लेकिन कोई खास आराम नहीं मिल रहा। ये सुनकर अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया और बोला, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मालकिन ने भी जाने का इशारा कर दिया। नीलम चुपचाप उठी, मुंह हाथ धोया, सर पर चादर ओढ़ी और चलने के लिए तैयार हो गई। मैं भी साथ चलती हूँ, मालकिन ने नीलम का हाथ पकड़ते हुए कहा। अर्जुन दोनों को अपनी कार में बैठाकर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने नीलम की अच्छी तरह जांच की और फिर मुस्कुराकर बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मौसमी बुखार है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, दवा समय पर लीजिए। 1-2 दिन पूरा आराम कीजिए और अच्छा खाना खाइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अर्जुन ने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदी। इसके अलावा उसने कुछ जूस के डब्बे और फलों की दुकान से काफ़ी सारे फल भी लिए।
फिर वो सब सामान लेकर नीलम के कोठे पर वापस आ गया। उसने नीलम से कहा, दवा समय पर लेनी है, साथ में फल और जूस भी लेना है, और सबसे ज़रूरी बात, पूरा आराम करना है। इसके बाद उसने अपनी जेब से कुछ रुपये निकालकर मालकिन को दिए और कहा, आज रात नीलम कोई कार्यक्रम नहीं करेगी, इसे आराम की ज़रूरत है। मालकिन पैसे देखकर बोली, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अर्जुन ने अपने सामने नीलम को दवा खिलाई और कहा, बिना किसी जरूरी काम के चारपाई से मत उठना। अर्जुन एक बहुत अमीर पिता का बेटा था। उसके पिता की शहर में काफ़ी जायदाद थी, कई मकान, दुकानें, गोदाम थे, जिनसे हर महीने लाखों रुपये किराए के रूप में आते थे। जब अर्जुन सिर्फ 14 साल का था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। माँ के जीवित रहते वो नियमित रूप से स्कूल जाता था, साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने भी जाया करता था। उसकी माँ बहुत धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वो अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दे रही थी। वो उसे सिखाती थी कि हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और जीवन में सही गलत की पहचान हमेशा बनाए रखनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो अर्जुन की माँ उसकी बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी। लेकिन एक रात अचानक उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उस समय अर्जुन 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वो अपनी माँ के बहुत करीब था। माँ के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया और वो अंदर से टूट गया। उसके पिता एक लापरवाह और स्वार्थी इंसान थे। उन्हें अपने काम के अलावा किसी और बात की ज़्यादा परवाह नहीं थी। माँ की मृत्यु के कुछ ही समय बाद उन्होंने एक जवान और खूबसूरत महिला से दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद उनके घर एक और बेटा भी पैदा हो गया। अर्जुन ने 18 साल की उम्र तक बहुत कठिन समय देखा। जैसे तैसे उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इस दौरान उसे अपनी सौतेली माँ की ताने और डांट भी सहनी पड़ती थी। उसकी माँ तो रोज़ सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ अक्सर सुबह 10 बजे तक सोती रहती थी। उसके पिता सुबह ही काम पर निकल जाते और बाहर ही नाश्ता कर लेते। वहीं अर्जुन खुद रसोई में जाकर ब्रेड सेंकता, उस पर जैम लगाकर खाता और घर से बाहर निकल जाता। 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। इसी दौरान उसकी दोस्ती विक्रम, मनोज और राकेश से हो गई। चारों दिन भर इधर उधर घूमते रहते। धीरे धीरे वे गलत संगत में पड़ गए और अर्जुन के पैसों पर मौज मस्ती करने लगे। उधर अर्जुन की सौतेली माँ को उसका घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उसके दूसरे बेटे का जन्म हुआ तो उसने किसी तरह अर्जुन के पिता को मना लिया कि अर्जुन को अब अलग कर दिया जाए। आखिरकार अर्जुन के पिता ने उसे एक छोटा सा मकान, कुछ दुकानें और एक प्लाजा उसके हिस्से में दे दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और अलग रहने लगा। जो जायदाद उसे मिली थी उससे उसे हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपए किराया मिलने लगा। उसने एक अच्छी सेकंड हैंड कार खरीद ली और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। विक्रम, मनोज और राकेश लगभग पूरा दिन उसके घर पर ही रहते थे। देर रात तक उनकी महफिलें जमती थी। सिगरेट, पान और गुटखा उनकी रोज़मर्रा की आदत बन चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने शहर के उस बदनाम इलाके में जाना भी शुरू कर दिया जहां नीलम बाई का कोठा था। समय के साथ अर्जुन ने पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी लगभग छोड़ दिया था। वो पूरी तरह अपने दोस्तों के रंग में रंग चुका था। पिछले कुछ दिनों से वे लोग लगातार नीलम के कोठे पर जा रहे थे। हालांकि अर्जुन का नज़रिया अपने दोस्तों से अलग था। उसे नीलम अच्छी लगती थी, लेकिन सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं। उसके मन में नीलम के लिए एक अजीब सी हमदर्दी और अपनापन पैदा हो गया था। अर्जुन ये अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया में रिश्तों से ज़्यादा पैसों की अहमियत होती है। जब तक जेब में पैसा हो लोग इज्जत करते हैं, और पैसा खत्म होते ही वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। इतनी छोटी उम्र में ही वो ये बात समझ चुका था, लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में नीलम के लिए एक अलग ही हमदर्दी थी। यही वजह थी कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसके लिए दवाइयाँ और फल लेकर आया, उसकी देखभाल करता रहा। पूरे 2 दिनों तक नीलम ने कोई कार्यक्रम नहीं किया। इन 2 दिनों में अर्जुन रोज उसकी तबीयत पूछने जाता रहा। धीरे धीरे दोनों की अच्छी पहचान हो गई। 2 दिन बाद नीलम पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उसने फिर से अपना नृत्य कार्यक्रम शुरू कर दिया। नीलम का असली नाम नंदनी था। उसका जन्म एक साधारण और सम्मानित परिवार में हुआ था। उसके परिवार में कुल 4 लोग थे, माता पिता, नंदनी और उसका छोटा भाई हर्ष,
जो उससे 2 साल छोटा था। नंदनी के पिता की एक जनरल स्टोर की दुकान थी। दुकान सुबह 8 बजे खुलती और 10 बजे तक चलती थी। उसके पिता रोज सुबह 7 बजे नाश्ता करके दुकान पर चले जाते और रात करीब 10:30 बजे घर लौटते। घर आकर खाना खाते और फिर आराम करने चले जाते। नंदनी बचपन से ही बहुत सुंदर, चंचल और शरारती स्वभाव की लड़की थी। उसे सजना संवरना और लोगों के बीच चर्चा में रहना बहुत पसंद था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन फिल्म की दुनिया में अपना नाम बनाए और मशहूर हो जाए, लेकिन उसके इस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उस समय नंदनी कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। उसके पास एक नया स्मार्टफोन था। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे सलाह दी कि वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू करे और अपनी छोटी छोटी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करे। नंदनी को ये सुझाव बहुत पसंद आया। इसके बाद वो कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा वीडियो बनाने में दिलचस्पी लेने लगी। कभी वो किसी गाने पर अभिनय करती, कभी नृत्य करती और कभी अलग अलग विषयों पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती। ये सब वो अपने घर वालों से छुपकर करती थी। उसकी वीडियो किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की नज़र में तो नहीं आई, लेकिन इलाके के विधायक के बेटे विक्रम चौधरी की नज़र जरूर उस पर पड़ गई। विक्रम चौधरी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी उम्र करीब 27 साल थी। वो बेहद बिगड़ा हुआ और अय्याश किस्म का लड़का था। उसके पिता इलाके के प्रभावशाली नेता थे, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था। किसी तरह उसने नंदनी का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद वो कभी कभी उसे फ़ोन करने लगा और उससे बातें किया करता था। विक्रम चौधरी अक्सर नंदनी की खूबसूरती, उसके नृत्य और उसकी बनाई हुई वीडियो की जमकर तारीफ करता था। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर नंदनी खुशी से फूली नहीं समाती थी। जब नंदनी को पता चला कि विक्रम चौधरी एक बड़े नेता का बेटा है, तो उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वो उसकी मदद कर सके और उसे किसी टीवी सीरियल या मनोरंजन की दुनिया में काम दिलवा सके। एक दिन उसने अपनी ये इच्छा विक्रम के सामने जाहिर कर दी। विक्रम तुरंत बोला, क्यों नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें तो जरूर मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी मुलाकात कुछ बड़े लोगों से करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे अकेले में मिलना होगा। फिर मैं तुम्हें एक फिल्म प्रोड्यूसर से भी मिलवा दूंगा। विक्रम की बातों पर भरोसा करके नंदनी ने उससे मिलने का वादा कर लिया। आखिर वो दिन भी आ गया जब दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। विक्रम ने उसके लिए शानदार खाने का इंतजाम किया। इसके अलावा उसने नंदनी को कई महंगे तोहफे भी दिए, जिनमें कीमती कपड़े, परफ्यूम, मेकअप का सामान, हैंडबैग और एक गर्म शॉल शामिल थी। वो लगातार उसकी सुंदरता और प्रतिभा की तारीफ करता रहा। जाते जाते उसने फिर वादा किया कि अगली मुलाकात में वो उसकी मुलाकात एक बड़े प्रोड्यूसर से जरूर करवाएगा। नंदनी बहुत खुश होकर घर लौट आई। उसे लग रहा था कि उसके सपनों को अब पंख लगने वाले हैं, लेकिन बेचारी ये नहीं जानती थी कि कई बार धोखा देने वाले लोग भी शुरुआत में बहुत अपनापन दिखाते हैं। वे पहले भरोसा जीतते हैं, सपने दिखाते हैं और फिर सही समय आने पर इंसान को गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं। नंदनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसती जा रही है जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। वो तो अपने सपनों में खोई हुई थी। मशहूर होना ही उसका सबसे बड़ा सपना था और उसे लगता था कि विक्रम चौधरी उसके इस सपने को पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। विक्रम चौधरी एक बेहद चालाक, धोखेबाज और चरित्रहीन लड़का था। उससे पहले भी कई लड़कियां उसकी मीठी बातों और झूठे वादों का शिकार हो चुकी थी। आज वे सभी अपनी किस्मत को कोस रही थी और अब नंदनी भी उसी रास्ते पर बढ़ रही थी। असल में विक्रम का किसी निर्माता या मनोरंजन जगत के किसी बड़े प्रोड्यूसर से कोई संबंध नहीं था। उसने तो नंदनी को फंसाने के लिए झूठा सपना दिखाया था। करीब एक सप्ताह बाद विक्रम ने नंदनी को दोबारा अपने फार्म हाउस पर बुलाया। उसने नंदनी से कहा, मेरी बात प्रोड्यूसर से हो गई है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। नंदनी उसकी बातों पर भरोसा करके वहाँ पहुँच गई। विक्रम ने अपनी मीठी मीठी बातों से उसका विश्वास और मजबूत कर दिया, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने नंदनी की पूरी जिंदगी बदल दी। विक्रम ने उसके भरोसे और मासूमियत का फ़ायदा उठाया। इतना ही नहीं, उसके दोस्तों ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। यही नहीं, विक्रम ने अपने एक दोस्त की मदद से नंदनी की कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली।
बाद में उन्हीं वीडियो के सहारे वो नंदिनी को ब्लैकमेल करने लगा और उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर करता रहा। नंदिनी पूरी तरह विक्रम चौधरी के जाल में फंस चुकी थी। उसने जिस प्रोड्यूसर से मिलवाने का वादा किया था उससे कभी उसकी मुलाकात नहीं करवाई। सच तो ये था कि ऐसा कोई प्रोड्यूसर था ही नहीं। जब भी विक्रम का मन करता वो नंदिनी को अपने फार्म हाउस पर बुला लेता। वहाँ वो और उसके दोस्त नंदिनी का इस्तेमाल करते और फिर उसे झूठे सपने दिखाकर वापस भेज देते। नंदिनी इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो और गहराई में धंसती जा रही थी। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस दिन उन्होंने अपनी जनरल स्टोर की दुकान भी नहीं खोली और घर पर ही आराम कर रहे थे। उसका भाई हर्ष भी उसी दिन घर पर मौजूद था। इसी बीच विक्रम का फोन आया। उसने नंदिनी को तुरंत फार्म हाउस पर आने के लिए कहा, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, आज मैं नहीं आ सकती, पिताजी की तबीयत खराब है और भाई भी घर पर है। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। नंदिनी की ये बात सुनकर विक्रम आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने नंदिनी की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। कुछ ही घंटों में वो वीडियो हर तरफ फैल गई। पूरे इलाके में नंदिनी की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसकी निंदा कर रहे थे तो कुछ लोग तमाशा देखकर मजे ले रहे थे। आखिरकार वो वीडियो किसी तरह नंदिनी के छोटे भाई हर्ष तक भी पहुंच गई। वीडियो देखते ही उसका खून खोल उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घर जाने के बजाय सीधे इस मामले की सच्चाई जानने में लग गया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद उसे पता चल गया कि इस पूरी साजिश के पीछे विक्रम चौधरी का हाथ है और ये सारी करतूत उसी की थी। गुस्से और अपमान की आग में जल रहे हर्ष ने बाजार से एक तेज धार वाला चाकू खरीद लिया और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, विक्रम चौधरी ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कहते हैं जब किसी इंसान के बुरे कर्मों का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत खुद उसके कदमों तक चला आता है। शायद विक्रम चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसी दिन विक्रम किसी काम से बाजार आया हुआ था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, हर्ष की नज़र उस पर पड़ गई। विक्रम को देखते ही हर्ष का खून खोल उठा। वो गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। चाकू के कई वार सीधे विक्रम की गर्दन पर लगे। गंभीर चोट लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। विक्रम के साथी तुरंत उसकी ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर से तेजी से खून बह रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। विक्रम के साथियों ने हर्ष को पकड़ लिया। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही विक्रम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उसकी लाश को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और हर्ष को गिरफ्तार करके थाने ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने विक्रम चौधरी की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। उस समय विक्रम का पिता, जो इलाके का एक प्रभावशाली विधायक था, राजधानी में विधानसभा के सत्र में मौजूद था। जैसे ही उसे फ़ोन पर अपने इकलौते बेटे की हत्या की खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर रोता बिलखता अपने शहर लौट आया। विक्रम चौधरी की हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर दिखाया जाने लगा। हर तरफ इसी घटना की चर्चा थी। हालांकि हत्या की असली वजह को छिपा लिया गया। मीडिया में सिर्फ इतना बताया गया कि आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस रिपोर्ट में हत्या की जो वजह दर्ज की गई वो कुछ और ही थी। रिपोर्ट के अनुसार हर्ष पिछले कई महीनों से विक्रम चौधरी से सरकारी नौकरी लगवाने की मांग कर रहा था। घटना वाले दिन भी उसने यही मांग दोहराई थी। जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने गुस्से में आकर विक्रम पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह पूरे मामले को एक अलग ही रूप दे दिया गया। जब नंदिनी के माता पिता को उसकी वायरल वीडियो और हर्ष द्वारा विक्रम चौधरी की हत्या की खबर मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक तरफ बेटी की बदनामी और दूसरी तरफ बेटे का जेल पहुंच जाना, ये दोहरा सदमा उनके लिए असहनीय था। दोनों की हालत ऐसी हो गई मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। विक्रम चौधरी के पिता को अपने इकलौते बेटे की मौत का गहरा सदमा था। गुस्से और बदले की आग में उन्होंने अपने लोगों के जरिए हर्ष के माता पिता की भी हत्या करवा दी। जब ये सब हुआ तब नंदिनी किसी तरह अपनी जान बचाकर एक महिला आश्रय गृह पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसे जल्दी समझ आ गया कि बाहर से सुरक्षित दिखने वाली उस जगह की सच्चाई कुछ और ही थी।
वहाँ रहने वाली कई लड़कियों का शोषण किया जाता था। रात के समय उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता और सुबह वापस लाया जाता। इसके बदले मिलने वाला सारा पैसा आश्रय गृह की संचालिका अपने पास रख लेती थी। लड़कियों को केवल रहने की जगह और 2 वक्त का खाना मिलता था। नंदनी बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसकी मांग सबसे ज़्यादा रहने लगी, लेकिन उसे इसके बदले कभी कोई पैसा नहीं मिला। करीब 4 महीने तक उसने वहाँ जैसे तैसे समय बिताया। फिर एक दिन उसने बहुत सोच विचार किया। उसे लगा कि जब उसकी मजबूरी का फ़ायदा हर जगह उठाया जा रहा है तो कम से कम ऐसी जगह जाना बेहतर होगा जहाँ उसे अपने काम का कुछ पैसा तो मिले। आखिरकार एक रात वो चुपचाप आश्रय गृह छोड़कर शहर के उस बदनाम इलाके में पहुंच गई जहां नाच गाने का कारोबार होता था। वहां पहुंचते ही उसे अपने पास रख लिया गया। कोठे की मालकिन ने उसे वहां के तौर तरीके सिखाए। उसे नृत्य करना, गाना गाना, लोगों से बात करना और मंच पर खुद को पेश करना सिखाया गया। इसी दौरान उसका नाम बदलकर नंदनी से नीलम रख दिया गया। इस पूरी तैयारी में लगभग 6 महीने लग गए और फिर एक दिन पहली बार उसे मंच पर उतारा गया जहाँ से उसकी नई और दर्द भरी जिंदगी की शुरुआत हुई। नंदनी पहले से ही थोड़ा बहुत डांस करना जानती थी। ट्रेनिंग के बाद वो और भी निपुण हो गई और जल्द ही उसके कार्यक्रमों की हर तरफ चर्चा होने लगी। बहुत कम समय में वो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब अर्जुन रोज दिन के समय भी उस जगह जाने लगा जहाँ वो नीलम के नाम से जानी जाती थी। वो जगह ऐसी थी जहाँ दिन में सन्नाटा होता था और रात में चहल पहल शुरू हो जाती थी। अर्जुन को नीलम बहुत पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे उसकी ये पसंद एक तरफा प्यार में बदल गई। वो उसके लिए महंगे कपड़े, शॉपिंग और होटल के खाने का इंतजाम करने लगा। अपनी पूरी दौलत वो उसके ऊपर खर्च कर रहा था। एक दिन उसने नीलम से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन ये सुनकर नीलम हल्के से मुस्कुरा दी। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर नीलम ने अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई उसके सामने रख दी। उसने बताया कि वो किन हालातों में यहाँ तक पहुँची है और उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारा अतीत है, या यूं कह ले कि वो तुम्हारे लड़कपन की गलतियां थी जो हालातों और नीच लड़कों की निर्दयता के सामने मजबूर हो गई। मेरे लिए तुम सिर्फ नीलम हो, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें हर हाल में अपनाना चाहता हूँ। इस पर नीलम ने गंभीर होकर कहा, साहब आप भावनाओं में बह हैं। अगर मैं आपसे शादी भी कर लूँ तो कुछ समय बाद आपके दिल से प्यार खत्म हो जाएगा। लोग ताने देंगे, आपकी उम्र मुझसे कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बाजारे हुस्न की तवायफ हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रातें गुजारी हैं। मैं एक ऐसे अतीत का बोझ हूँ जिसे आप जिंदगी भर ढो नहीं पाएंगे। मेरे साथ शादी करने के बाद आप समाज में सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। लोग आपको ताने देंगे कि वो देखो एक तवायफ का पति जा रहा है, और आप फिर शर्मिंदा होंगे। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, शादी के बाद लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मिंदगी तब होती है जब इंसान गलत काम करे, और किसी की जिंदगी सुधारना कभी गलत नहीं हो सकता। वो आगे बोला, मैं तुम्हें इस माहौल से निकालकर एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाकर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अतीत को कभी याद नहीं दिलाऊंगा, ना ही कभी तुम्हें किसी बात का ताना दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। उसकी बातों में सच्चाई और अपनापन था। नीलम चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन अगर आप इतने ही जिद पर अड़े हैं तो ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। 2-4 दिन में मैं सोचकर आपको जवाब दूंगी। आप किससे सलाह लेंगी ये मैं नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा आप अपने दिल, अपने जमीर और अपनी सोच से फैसला कीजिए। नीलम ने हल्की सी सांस ली और कहा, साहिब मैं आपकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं रही, बस इतना चाहती हूँ कि आप भी पूरी तरह सोच लें। मुझे उम्मीद है कि मेरा फैसला आपके ही हक में होगा, बस मुझे कुछ दिन का वक्त दे दीजिए। अर्जुन वहाँ से खुश होकर वापस लौट आया। उस रात जब वो सोने के लिए लेटा तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ नीलम का चेहरा घूम रहा था। उसका दिल पूरी तरह से नीलम के प्यार से भर चुका था। वो उसे एक नई और सम्मानित जिंदगी देना चाहता था। वो चाहता था कि नीलम अपने पुराने दर्द और बदनामी से बाहर निकलकर एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। उसके मन में यही ख्वाहिश थी कि वो नीलम के माथे से तवायफ का दाग मिटाकर
उसे अपने घर की इज्जत और पत्नी बनाकर रखे। उधर नीलम ने भी अर्जुन के दिल में उसके लिए जो सच्चा प्यार और अपनापन देखा, उससे उसका दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे अर्जुन की बातों में ईमानदारी और सच्चाई नजर आई। काफ़ी सोचने के बाद उसने उसके प्यार को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। असल में नीलम खुद भी इस माहौल से बाहर निकलना चाहती थी। अब उसकी भी यही इच्छा थी कि उसका एक अपना घर हो, एक पति हो और आने वाली ज़िंदगी में वो एक सामान्य और सम्मानित जीवन जी सके। पिछले कुछ सालों में उसने ज़िंदगी के बहुत कठिन और कड़वे अनुभव देख लिए थे। अब उसे लग रहा था कि शायद अर्जुन का साथ उसे एक नई शुरुआत दे सकता है। इसलिए उसने पूरी तरह मन बना लिया कि वो अर्जुन के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। अब बस उसे अगली मुलाकात का इंतज़ार था, जब वो ये फैसला अर्जुन को बताएगी। शाम का समय था। कुछ लोग बाजारे हुस्न में आए और नायिका से मिलने लगे। उन्होंने बताया कि अगले दिन उनके घर में शादी और मेहंदी का कार्यक्रम है, जिसके लिए उन्हें एक नृत्य कार्यक्रम करवाना है। उनका कहना था कि नीलम बाई पूरी रात उनकी हवेली में परफॉर्म करेगी। उन्होंने एडवांस में बड़ी रकम दी और वादा किया कि कार्यक्रम के बाद और भी पैसा दिया जाएगा। साथ ही जो पैसे वहाँ नीलम बाई पर न्यौछावर होंगे वो भी उन्हीं के होंगे। इतनी बड़ी रकम देखकर नायिका का मन ललचा गया और उसने तुरंत हामी भर दी। तय हुआ कि अगली शाम गाड़ी आकर नीलम बाई को ले जाएगी। जब ये बात नीलम को बताई गई तो उसने सोचा कि ये उसका आखिरी कार्यक्रम होगा। उसके बाद वो इस जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देगी और अर्जुन से शादी करके एक नई शुरुआत करेगी। उधर अर्जुन अब अपने पुराने दोस्तों से दूर हो चुका था। वो उनसे बहुत कम मिलता और अकेले ही बाजारे हुस्न जाता था। उसके दोस्तों को साफ समझ आ गया था कि वो नीलम के प्यार में पूरी तरह बदल चुका है। वे तीनों अंदर ही अंदर उससे जलने लगे थे, क्योंकि पहले वे सभी अर्जुन के पैसों पर ही अपनी ऐश करते थे, लेकिन अब उसने उनसे दूरी बना ली थी। एक दिन अर्जुन के कुछ पुराने दोस्त उसके पिता के पास पहुंचे और पूरी बात उन्हें सुना दी। उन्होंने कहा कि अर्जुन नीलम बाई पर अपनी दौलत लुटा रहा है और जल्दी उससे शादी भी करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगा रहा है, इसलिए उसे रोका जाए। ये सुनकर अर्जुन के पिता के मन में चिंता और गुस्सा दोनों आ गया। वो तुरंत अपने बेटे से मिलने उसके घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अर्जुन से पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में तुम एक तवायफ से शादी करना चाहते हो? अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, हाँ बाबा, ये सच है। मैं नीलम से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके पिता का गुस्सा और बढ़ गया। वे बोले, तुम एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसका अतीत बिल्कुल भी ठीक नहीं है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हमारी इज्जत का क्या होगा? अर्जुन ने भी मजबूती से जवाब दिया, बाबा, नीलम कोई गलत लड़की नहीं है। हालात ने उसे इस रास्ते पर पहुंचा दिया, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है। मैं उससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अडिग रहा। आखिरकार उसने साफ कह दिया कि अगर उसकी शादी नीलम से नहीं हुई तो वो किसी और से भी शादी नहीं करेगा। अपने बेटे की ये जिद देखकर उसके पिता कुछ देर के लिए चुप हो गए। अपने बेटे का अटल इरादा देखकर उसके पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो अर्जुन को अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। अब उसे उनकी संपत्ति से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगले दिन वो अखबार में सार्वजनिक रूप से उसका नाम भी निकाल देंगे और उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इतना कहकर वो गुस्से में पांव पटकते हुए वहां से चले गए। अर्जुन ने बहुत शांत होकर ये सब सुना। उसने सोचा कि वो अपनी गाड़ी बेचकर कोई छोटा मोटा काम कर लेगा, लेकिन किसी भी हाल में अपने पिता के आगे झुककर मदद नहीं मांगेगा। उधर नीलम उस रात पूरी तरह सज धज कर तैयार हुई। उसने बेहतरीन मुजरा करने के लिए खूबसूरत जोड़ा पहना था। वो उस समय सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। रात करीब 10 बजे वो उस शादी वाले घर पहुंची जहां उसका कार्यक्रम होने वाला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद सभी लोग उसे देखते रह गए। थोड़ी ही देर में संगीत शुरू हो गया और नीलम ने अपना नृत्य शुरू कर दिया। लगभग 450 से ज़्यादा लोग वहां मौजूद थे और हर कोई उसकी कला पर मोहित था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ नाच रही थी और अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। लोग उस पर नोटों की बारिश कर रहे थे और पूरी जगह नोटों से भर गई थी।
नीलम अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और मंच पर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही थी। उसी रक्सो सरूर की महफिल में कुछ मंचलों ने शराब पीनी शुरू कर दी थी और नशे में बदमस्त होकर उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते एक जवान ने नीलम को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती करने लगा। नीलम ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, मगर उस नौजवान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हर तरफ शोरो गुल था। अपनी अपनी ताकत के हिसाब से हर व्यक्ति अपना हिस्सा डाल रहा था। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। पूरा घंटा ऐसा ही चलता रहा। नीलम उजड़ती रही। वो बेचारी दमसादे सिमटी अपने जिस्म को उन भेड़ियों से बचाने की कोशिश करती रही, मगर वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे और वो अकेली एक नरम और नाजुक लड़की थी। आखिर वो बेहोश हो गई। लोग उसके साथ दरिंदगी का मुकाबला करते रहे। वो कुत्तों के गिरोह में पड़ी रही जो उसके जिस्म की बोटियां नोच रहे थे और आखिरकार इसी हालत में उसकी मौत हो गई। अर्जुन ने अपना घर छोड़ दिया। वो सीधा बाजारे हुस्न पहुंचा। वहां उसे पता चला कि नीलम शादी के एक फंक्शन में परफॉर्म करने गई है। अर्जुन ने उस शादी वाले घर का पता पूछा और बिना देर किए वहां पहुंच गया। वहां पहले से ही भीड़ जमा थी और पुलिस मौके पर मौजूद थी जो लोगों से पूछताछ कर रही थी। पंडाल के बीचों बीच नीलम की निचड़ी हुई और रौंदी हुई जख्मों से भरी और निर्वस्त्र लाश पड़ी थी। उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा पड़ा था और कई जगहों पर खून जमा हुआ था। अर्जुन वहीं गुमसुम खड़ा उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जिसे वो अपनी जिंदगी बनाने का सपना देख रहा था। आज वही उसकी आंखों के सामने इस हालत में थी। वो ये सब सहन नहीं कर पाया और मानसिक रूप से टूट गया। उसी सदमे में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और पागल हो गया। एक तो उसके बाप ने उसे अपनी सारी जायदाद से अलग कर दिया था और जिसके लिए अलग किया था वो बेचारी बेबसी की मौत मर गई। दूसरी तरफ उसके पिता को जब इस पूरे हादसे और बेटे की मानसिक हालत का पता चला तो उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। आज देश के बेहतरीन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। वो हर वक्त नीलम की याद में लौ लगाए लोगों को घूरता रहता है। वो लड़की जो हदे फलांग कर जिंदगी गुजारती है, समाज उसको तवायफ कहता है और ये किसी को पसंद नहीं होती। सब नफरत करने लगते हैं। मगर उन मर्दों के बारे में क्या ख्याल है जो ऐसी पैसे वाली औरतों के पास जाते हैं और अपने नशे में मस्त होकर कुत्तों की तरह उन्हें भंभोड़ के रख देते हैं। नीलम जो कभी एक साधारण लड़की थी और हालातों ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया था, आज एक दर्दनाक अंत तक पहुंच चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस पूरे समाज की भी तस्वीर है जो कभी किसी को उठाता है और कभी उसी को गिरा देता है। दोस्तों, तुम्हारा क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही दर्द भरी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।